नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पढ़ लिए हैं। अब हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब सब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है? तो सब विद्युत चुंबकीय तरंगे। मैंने आपको बीच में बता ही दिया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत सारे पार्ट में वर्गीकृत है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत सारी शाखाओं में है। सबकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य अलग अलग है। जब तरंग दैर्ध्य अलग है तो फिर उनके गुणों में भी फर्क हो, है ना? तो सब तरंग दैर्ध्य व गुणों के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक क्रम प्रदान किया गया है, एक ऑर्डर दे रखा है। उस क्रम को हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह स्पेक्ट्रम दो प्रकार का है। वन दृश्य और टू अदृश्य स्पेक्ट्रम। है ना? क्लियर? तो सब अब मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य व गुणों के आधार पर, यानी तरंग दैर्ध्य के आधार पर अरेंजमेंट दिखाता हूं, जिसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। मैं आपको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखूंगा, नीचे से ऊपर की ओर, है ना? पहले मैं स्पेक्ट्रम दिखाता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। उसमें दृश्य भी देखेंगे और अदृश्य भी देखेंगे। तो जैसे शुरू करेंगे अपन गामा से, है ना? तो ये रेंज तो मैंने बता दी गामा की। थोड़ा सा मुझे जगह कम कम लेनी, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से मैनेज करूं मैं, है ना? तो थोड़ा सा उसको स्पेस को छोटा कर लेता हूं, या यूं कर देते हैं, ऐसे भी आ जाएगा, है ना? चलो, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी किया जा सकता है ना? चलो, ये देखो सब, ये रेंज गामा के लिए, फिर एक्सरे, फिर पराबैंगनी, ये दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। ठीक है सर? इसमें सबसे पहले गामा किरण है ना? गामा रे। सब जमा देता हूं, सब फिर एक साथ समझेंगे अपन। ये लिख दिया मैंने, गामा किरणें। अब किरणें तरंगे जहां भी, ठीक है? इसके बाद ऑर्डर में आता है एक्सरे, यानी एक्स किरणें। फिर इसके बाद आता है यूवी रे। यूवी रे का मतलब पराबैंगनी किरणें, है ना? इसके बाद दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगे। दृश्य के बाद अवरक्त तरंगे। अवरक्त के बाद सूक्ष्म तरंगे और फिर रेडियो तरंगे। ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सब।
है ना। इंग्लिश वर्जन भी इनका लिख देते हैं, जरूरत पड़ती है अपने को। इसको आप सिंपली कहेंगे गामा रे, ये एक्सरे, ये यूवी रे अल्ट्रावायलेट किरण, ये विजिबल वेव, विजिबल वेव, क्लियर। ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इसको माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, है ना। एक मिनट, और ये आपके रेडियो वेव, रेडियो वेव। ऐसा क्रम क्यों प्रदान किया अपन ने, तो उसका कारण समझ लो। ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में है, मतलब सबसे कम तरंग दैर्ध्य को मैंने सबसे नीचे लिखा है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य 10 की पावर -14 मीटर गामा की। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ये जो तरंग दैर्ध्य परास लिखी जा रही है ये अनुमानतः है। अनुमानतः है का मतलब यूं समझिए आप कि आप बुक्स टू बुक्स देखेंगे तो वेरिएशन होगा थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लीजिए ऐसे वायुमंडल की परतों में, जैसे हम कहते हैं शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, उनकी रेंज में भी आप बुक टू बुक वेरिएशन देखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये यूं नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट है, ये अप्रोक्सीमेट है। आप जब किसी दूसरी बुक का स्टडी करेंगे तो रेंज में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। फिर अपने को ऐसी पोजीशन में एक डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई अपन क्या लिखें, है ना। तो अपने को फिर एक अपन डिसाइड कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर बुक को पकड़ के कि यार इस बुक में मैक्सिमम बातें सही हैं तो इस बुक से लिखें, है ना। तो सब 10 की पावर -14 से 6 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, ये तो रेंज है आपके गामा की। अब एक्सरे की बात करो, 6 इंटू 10 की पावर -11 से 10 की पावर -9 मीटर, ये रेंज है आपके एक्सरे की। दृश्य की तो अपन जानते ही हैं, दृश्य की स्टार्टिंग बैंगनी रंग से, और बैंगनी रंग 3800 एंगस्ट्रॉम। आपको याद नहीं रखना है, अनुमान रखना है ना। 3800 एंगस्ट्रॉम का मतलब 3.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो ये यूवी यानी अल्ट्रावायलेट की रेंज होगी। दृश्य होता है अपना 3.8 से यानी 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। मीटर में लिखेंगे तो जो मैंने लिख रखा वही दिखेगा आपको। अब चलें, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। अवरक्त की वेवलेंथ और ज्यादा है, अवरक्त तरंगों की 7.8 इंटू 10 की पावर -7 से -3 तक। सूक्ष्म की रेंज लगभग है ना, अप्रोक्सीमेटली, कोई 0.1 भी लिखता है। रेडियो की अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर +5, कई जगह आपको +4 भी दिखेगा। ये रेंज है। तो मैंने तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिख दी। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो आवृत्ति की बात कहोगे तो आवृत्ति घटते क्रम में लिख दी है ना। तरंग दैर्ध्य तो ऊपर जा रही है तो बढ़ रही है ना, लेकिन ऊपर जाए तो आवृत्ति घट रही है, ऐसे समझ जाना आप, है ना। क्योंकि आप तो इससे देखें E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू को अपन लिख सकते हैं C/λ, है ना। अब जैसे
बात को समझिएगा। ये गामा रे की लोअर बॉर्डर है 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है साहब। अब ये तरंग दैर्घ्य बहुत कम है, तो इस तरंग की ऊर्जा बहुत अधिक है। अब देखो, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो अपने को मन में बना लेने होते हैं कि अपन यार ऐसी चीज आएगी तो कैसे लिखेंगे। अब जैसे मेरा अपना आइडिया है कि साहब जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, जैसे गामा में दिख रही है आपको कि तरंग दैर्घ्य बहुत कम है, तो फिर गामा की ऊर्जा बहुत अधिक होगी। इसका मतलब गामा किरण एक घातक किरण होगी 100%, है ना, क्योंकि वो बहुत ऊर्जावान है। उसकी भेदन क्षमता शानदार होनी चाहिए क्योंकि ऊर्जावान है, दिख रही है। ऐसी एक्सरे है, ऐसी पराबैंगनी रे है, ये देखो कम तरंग दैर्घ्य वाली हैं। जिनकी तरंग दैर्घ्य कम है उनकी ऊर्जा अधिक है, मतलब भेदन क्षमता भी अधिक है, ऊर्जावान किरण है। लेकिन ऊपर की तरफ जाओ, देखो अवरक्त की तरफ जाओ या आप सूक्ष्म तरंग की तरफ जाओ, रेडियो तरंग की तरफ जाओ, इनसे मोबाइल ऑपरेट होता है। आपका इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल, ये दो तरंगे मैनेज करती हैं। आपके सारा जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन इन दो से अरेंज होता है। इनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो इनकी एनर्जी कम है, सॉफ्ट वेव कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये कम ऊर्जा वाली तरंगे हैं। तो इनसे ठीक है उतना नुकसान नहीं होगा जितना किसके संपर्क में होने से हो सकता था, गामा किरण के संपर्क में होने से हो सकता था। क्लियर साहब? तो कहने का मतलब मैंने तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में जमाया है, तो इस ऑर्डर से आप ये समझ लीजिए कि कौन सी घातक होगी और कौन सी नॉर्मल टाइप की होगी, वो आप इसको देख लें। अब सब इसमें अपन ने इसको किस में बांटा, दो पार्ट में बांटा, दृश्य और अदृश्य। तो देखो ये 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम है, यही विजिबल है। ये जो है यही दृश्य है, ये विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो ये अदृश्य स्पेक्ट्रम हो गया, इनविजिबल। ऐसे ये नीचे वाला पोर्शन है, ये भी आपको दिखाई नहीं देगा, इसको भी आप क्या कहेंगे, अदृश्य, है ना। इसके अलावा जो कलर फॉर्मेशन है, बेनी आह पिनाला, है ना, वो कलर फॉर्मेशन सब जगह नहीं है, वो कलर फॉर्मेशन केवल दृश्य में ही है। ये बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो कलर फॉर्मेशन जो मिलेगी आपको किसी और में नहीं मिलेगी। वो कलर फॉर्मेशन का फंडा तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन से विभिन्न रंगों का उत्पत्ति, वो केवल आपको दृश्य में देखने को मिलेगा। और सब जगह भी तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो रही है पर वो दिखाई नहीं देते। तो इन अदर में कलर का कोई फंडा नहीं है, कलर की कोई बात न तो इधर की जाती न उधर की जाती। तो सब यही मैंने आपसे कहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्घ्य और गुणों के आधार पर एक क्रम प्रदान किया गया है ना, जिससे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये सब के सब क्या है, ये टोटल जो आप देख रहे हो ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सब के सब, जिनको हमने ऐसे डिवाइड करके आपको दिखा दिया। अब इसमें वन बाय वन एक एक के बारे में बात करेंगे। अब एक एक के बारे में क्या क्या बात करेंगे, तो बात का एक अपन सलीका बना लें, है ना। मैं सलीका पहले यही समझा दूं आपको, तो इसको तो मैं मिटा दूं, ठीक है, तो आपको समझ रहे हो, या इसको थोड़ा सा दबा के लिख देते हैं, फिर मैं आपको बात करने का सलीका समझाता हूं ना कि साहब हम किस तरह से इन पे बात करेंगे। तो इसको मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अपन ने बोल ही दिया ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, चाहो तो यूं लिख दे यहाँ पे
इसको ये ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं ना कि वहां से लेके यहाँ तक ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे है ना। तो इसको समेट दें ताकि अपनी फिर बात यही स्टार्ट हो जाए है ना। ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे, चलो तरंग है ना, ये सब यहां से लेके यहां तक ये सारा पार्ट विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इनके एक एक के बारे में आपको समझाना, क्योंकि इनमें से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। कैसे पूछा जाता है तो मैं मेन आपको समझाता हूं। देखो अपन सबसे पहले तो लिख देंगे वेव। कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो लिख देंगे वेव है ना। फिर हम 4 पद बना लेते हैं। पहले पद में तो हम लिख देते हैं आविष्कार करने वाले का नाम, आविष्कारक। पहला पद तो ये ले लेते हैं। दूसरा पद तरंग दैर्घ्य परास, तरंग दैर्घ्य परास है ना। तीसरा पद ले लेते हैं उत्पत्ति कैसे होती है, पैदा होने का तरीका क्या है। तो तीसरे में प्रोडक्शन समझा देते हैं कि ये कैसे उत्पन्न होगी, इसका स्रोत क्या है ना। और चौथे में हम इसका एक दो मोटा मोटा उपयोग समझा देते हैं, यूज। तो सब अब मैं गामा से स्टार्ट करके और आपको ऐसे 4 पदों में समझा देता हूं बात को है ना, हर एक के लिए। इसमें मैं अगर मान लो इससे भी अलग कोई बात होगी तो वैसे सुना दूंगा सिंपली, जैसे आपसे अन्य चैप्टर में थ्योरी सुनाता हूं तो अन्य बात को इसे सिंपल से सुना देंगे है ना। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, इस ऑर्डर में जमा देते हैं। सबसे पहले सबसे कम तरंग दैर्घ्य को लेते हैं अपन है ना। सबसे पहले लेते हैं अपन नंबर 1 गामा रे है ना, गामा किरण। ये सब सबसे पहले बात गामा किरण की है ना। अब एक एक चीज, ठीक है। सबसे पहली बात, आविष्कार किसने किया साहब, आविष्कारक का नाम बताओ। तो सबको पता है ये सब नाभिक के विघटन से उत्पन्न हुई है, और नाभिक के विघटन की घटना स्वाभाविक रूप से हेनरी बेकेरेल ने देखी है सबसे पहले। तो इसके आविष्कारक का नाम हो गया हेनरी बेकेरेल है ना, क्लियर। दूसरा आ जाओ, बी तरंग दैर्घ्य परास। तो कहां से कहां तक की रेंज लिखी अपन ने, इसकी रेंज लिखी अपन ने 10⁻⁻14 मीटर बढ़ते क्रम है ना, से 6 × 10⁻11 मीटर। ये इसकी तरंग दैर्घ्य परास लिखी। सी में अपन ने डिसाइड किया है कि अपन इसकी उत्पत्ति लिखेंगे कि उत्पन्न कैसे होती है ना। तो साहब इसकी उत्पत्ति अपन जानते ही, हेनरी बेकेरेल ने नाभिकीय विघटन को देखा है। तो नाभिकीय विघटन इसका सोर्स है। तो कहां से उत्पन्न होती है, नाभिकीय विघटन से है ना। साइक्लोट्रॉन से भी आप उत्पन्न कर सकते हो। तो देखो मैं दिखा देता हूं सब आपको, नाभिकीय विघटन, और इसका एक स्रोत है साइक्लोट्रॉन है ना साहब। साइक्लोट्रॉन से भी आप बहुत ज्यादा आवृत्ति की तरंग का उत्पादन कर सकते हो, अपन ने पढ़ा हुआ है साइक्लोट्रॉन। तो सब
नाभिकीय विघटन से गामा किरण उत्पन्न होती, और दूसरा इसका साइक्लोट्रॉन्स। डी उपयोग है ना, उपयोग में सब यूं समझ जाओ, कोशिकाओं को नष्ट करने में, कैंसर के उपचार में बोल दो, है ना साहब। तो कोशिकाओं को नष्ट करने में भी कह सकते हैं, और कोशिकाओं को नष्ट किस में करते हैं, कैंसर के उपचार में। तो सब कोशिकाओं को नष्ट करने में, मतलब कैंसर के उपचार में। तो सब ये मैंने एक सैंपल दिखाया आपको, ठीक है। मेरे को दिखाने तो सभी सैंपल पड़ेंगे, लेकिन बता रहा हूं कि ये एक सैंपल दिखा दिया आपको कि साहब इस एक सैंपल की तरह अपन काम करते रहेंगे, है ना। अब ये है कि इसके अलावा कोई बात हुई तो आपको अलग से दिखा देंगे, है ना। अब जो मोटे तौर पर है वो यही है। फिर भी मैं आपको ये एडवाइज करूंगा कि आप बुक का सारांश और पढ़ लीजिए। तो बहुत छोटा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर तो है ही नहीं, है ना। तो आपको इसके अलावा भी बुक के सारांश को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। मैं तो जहां तक कोशिशें लिख ही रहा हूं सब। अब नंबर 2 है ना, तो नंबर 2 पे कौन है साहब, एक्सरे। एक्सरे, ठीक है। एक्सरे में वही ए आविष्कारक, है ना, आविष्कारक। रॉन्जन इसके आविष्कारक हैं, इंडियन नहीं है। अब ये देखो कोई रोंगटेन भी कहता है, इंग्लिश नेम को जब हिंदी में लिखोगे आप तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगी ही। तो रॉन्जन अपन बोलते हैं, कोई रोंगटेन भी आपको कई जगह मिलेगा, है ना। तो हो सकता है इंग्लिश के वर्जन की अपनी समस्या हो या उनकी समस्या हो, है ना। तो रॉन्जन इसके आविष्कारक हैं। तरंगदैर्घ्य परास्तो अपन ने टेबल जमा ही रखी है, ये देखो आप तरंगदैर्घ्य परास्तो में इससे लिख रहा हूं। अब मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -11 से 10 की पावर 9, है ना। तो कहने का मतलब वो मैं एक बार बताते जा रहा हूं कि कहीं वो नहीं है कि बाहर से लिख रहे हैं, वहां लिख रखी है तरंगदैर्घ्य परास्त। तो सब तरंगदैर्घ्य परास्त, है ना, तरंगदैर्घ्य परास्त। उसके बाद तो बढ़ते ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, तो देखो 6 इंटू 10 की पावर -11 मीटर से 10 की पावर -9 मीटर। बार बार याद दिलाना चाहूंगा मैं कि ये जो लिख रहे हैं तरंगदैर्घ्य परास्त, ये अनुमानतः है, एक्यूरेट नहीं, है ना। तब ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप उसको एक्यूरेट समझें। अब सी, उत्पादन कैसे हो रहा है साहब, मतलब उत्पत्ति कह देते हैं अपन ना, कैसे उत्पन्न होती है। तो मेरा ख्याल है केमिस्ट्री में शायद आई हो, आपके नहीं भी आई हो। तो उच्च ऊर्जा के तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के भारी धातु या उच्च परमाणु क्रमांक की धातु मोलिब्डेनम, टंगस्टन आदि से टकराने से, है ना। तो उच्च ऊर्जा वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन जब भारी धातु से टकराते हैं तो धातु द्वारा उत्सर्जित किरणों को कहते हैं हम एक्स किरण, है ना। तो सब उच्च ऊर्जा से या उच्च ऊर्जा के लिख देता हूं, उच्च ऊर्जा के त्वरित इलेक्ट्रॉनों की भारी धातु का मतलब में उच्च परमाणु क्रमांक, है ना, उच्च परमाणु क्रमांक, है ना,
भारी धातु के टकराने से, तो मैंने बिल्कुल लिख दिया क्लियर, उच्च ऊर्जा के त्वरित इलेक्ट्रॉनों की भारी धातु के टकराने से, है ना, बिल्कुल यही एग्जैक्ट। हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मॉलिब्डेनम या किसी टंगस्टन से टकराएंगे तो मॉलिब्डेनम या टंगस्टन से जो विकिरण उत्सर्जित होती है उससे हम कहते हैं एक्स किरण, है ना। एक्स किरण का यूज क्या है साहब? तो यूज के मामले में एक्स किरण में आप जानते हो रोग निदान, रोग उपचार, डायग्नोस भी करती है और उपचार भी करती है ना। तो रोग निदान, रोग उपचार, है ना, रोग निदान व रोगोपचार, रोग उपचार, क्लियर, ये तो है इससे। अब जैसे और भी हैं, क्रिस्टल संरचना की जानकारी में, क्रिस्टल संरचना की जानकारी, ठीक है साहब। तो सब जो एक्स किरणें हैं उनका, ठीक है, हम जानते हैं हमें हड्डी वगैरह क्रैक हो जाती है तो रोग निदान भी, रोग उपचार भी, है ना, कई जगह उपचार में भी काम आती है। क्रिस्टल संरचना की जानकारी में, है ना साहब। अब चले साहब एक और लिख लेते हैं इधर, अपने पास ज्यादा तो है नहीं, 7 ही तो है ना, अलग अलग कलर लेते हैं अपन मस्ती से, अलग अलग कलर लेकर और अच्छा से यूज करते हैं कलर का। अब आ जाइए नंबर 3, लाइट दिख रहा होगा, ये है डल दिख रहा है थोड़ा सा, तो ब्राइट टाइप का ले लें कोई, ये ब्राइट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, है ना, यानी पराबैंगनी, पराबैंगनी, है ना, क्लियर। ये तीसरे नंबर पर है पराबैंगनी किरणों, है ना। तो पराबैंगनी किरणों के आविष्कार करने वाले कौन है साहब? आविष्कारक, लिखते लिखते ए, है ना। सबसे पहले आविष्कारक की बात करें, आविष्कारक, है ना। इसका आविष्कार करने वाले कौन है? तो इसका आविष्कार करने वाले हैं डब्ल्यू राइट, है ना, डब्ल्यू राइट। ये मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो मैं लिख रहा हूं इनमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है इंग्लिश का हिंदी वर्जन में, इसलिए अब जैसे अपन तो डब्ल्यू राइट लिखता है, राइट के स्पेलिंग RIGST है या WRIT है, ऐसा मुझे जानकारी में नहीं है ना। दूसरा बी, है ना, बी में तरंग दैर्घ्य परास, है ना। क्या रेंज है साहब इसकी? तो अपन कहां तक आगे तरंग दैर्घ्य में बढ़ते हुए 10 की पावर, या नीचे लिख देता हूं ना, ये 10 की पावर -9 मीटर से तो इसकी स्टार्टिंग होगी और ये आएगा 3.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ये नीचे लिख दिया मैंने ना, मेरे पास नीचे स्पेस है तो नीचे लिख देता हूं। ये तरंग दैर्घ्य परास आएगी। अब आएगी उत्पत्ति, सी, है ना, सी में इसकी उत्पत्ति, क्लियर। तो देखो विद्युत विसर्जन से, विद्युत विसर्जन से मतलब जैसे आपने वेल्डिंग वगैरह देखी है तो वेल्डिंग में बहुत उच्च ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या विसर्जन होता है ना। तो वेल्डिंग के साथ पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करने वाले
आंख पर एक काला चश्मा लगा के रखते हैं ताकि उनकी आंखों को नुकसान नहीं हो, क्योंकि पराबैंगनी किरणें के संपर्क में लगातार रहने से आपको दिक्कत भी हो सकती है ना। वो दिक्कत में भी आपको डाल सकती, परेशानी भी पैदा हो सकती शारीरिक। तो सब अपन एक तो लिख दें विद्युत विसर्जन से, विद्युत विसर्जन, है ना, यानी ब्रैकेट में लिखें तो वेल्डिंग, है ना। एक तो ये है। अब देखो इसकी पृथ्वी क्षेत्र में जो अधिकांश मात्रा सूर्य से आती है ना। ये तो मैंने बता दिया उत्पादन का। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी क्षेत्र में इसकी अधिकांश मात्रा सूर्य से आती है, सूर्य से आती है ना। अब देखो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, वो सब अभी डिस्कस किए जाएंगे, और डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे दोनों बातें हैं, मैं पहले उपयोग लिखा दूं, फिर मेरे को बातें करने में समझाने में आसान रहेगा, है ना। जैसे उपयोग में कीटाणु व जीवाणुओं को नष्ट करने में, है ना, विटामिन डी के निर्माण में, है ना। इसके अलावा असली नकली रत्नों की पहचान में, है ना। अब देखो ये तो फैक्ट है कि अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे लिए लाभदायक भी हैं। आपने देखा भी होगा गर्मियों के समय हमारे घर की जो बुजुर्ग होते हैं धूप में मसाले सुखाते हैं, रजाई गद्दे सुखाते हैं। हम इन चीज़ों को करते हैं, लगभग सभी घरों में करते हैं, और अब तो खैर नहीं करते हो। बाकी जो आज की जनरेशन के बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा होगा अपने दादा दादी वगैरह को ऐसा करते हुए, और जिनका ग्रामीण परिवेश से नाता है तो वो तो देखते ही देखते होंगे। तो स्वाभाविक है हम जब ज़्यादा धूप आ रही है मई जून में तब ऐसा करते हैं, तो उस समय अल्ट्रावायलेट की बहुत अच्छी मात्रा भी आ रही है। स्वाभाविक है कीटाणु जीवाणु वगैरह इन्हीं चीज़ों में अपना जीवन रखते हैं, तो धूप लगने से यानी पराबैंगनी किरणों के आने से वो नष्ट हो जाते हैं, बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। ठीक है, तो सब सूर्य से इसकी पृथ्वी क्षेत्र में आने वाली मात्रा लाभदायक भी है। वो मैंने आपको बता ही दिया कि लाभदायक, जैसे विटामिन डी के निर्माण में अपन छाया में रहेंगे, धूप में नहीं रहेंगे तो अपनी हड्डियां बोलते हैं पूर्णतः विकसित नहीं हो पाएंगी वगैरह वगैरह। तो विटामिन डी के हड्डियों को मजबूत करने में, और नकली असली रत्न की पहचान पुखराज वगैरह वगैरह। तो रत्न तो छोड़ो। अब एक चीज और है, ये प्राणियों के लिए घातक भी है, नुकसानदायक भी है ना। इसको पृथ्वी क्षेत्र में आने से ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत समताप मंडल का एक भाग है। समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर की रेंज को कहते हैं। उस 12 से 50 किलोमीटर की रेंज में एक 30 से 50 किलोमीटर का दायरा ओजोन लेयर का होता है। तो सब समताप मंडल का एक पार्ट है ओजोन परत, जो इस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती है। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा ये प्राणियों के लिए घातक भी हो सकती है
कीटाणु जीवाणुओं के लिए तो ये नष्ट कर देगी, है ना। लेकिन उसी के संपर्क में हम थोड़ी रह सकते हैं, हम कीटाणु जीवाणु थोड़ी हैं। तो आपको एक चीज तो अच्छी लगती होगी कि इसका आना तो अच्छा है, तो ठीक है, पर वो कीटाणु जीवाणु के साथ साथ मेरे ऊपर भी तो असर करेगी, आपके ऊपर भी तो असर करेगी। तो प्राणियों के लिए किरणें घातक भी होती है, जिससे पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने से ओजोन लेयर रोकती है, यानी ओजोन परत रोकती है ना, जो समताप मंडल का भाग है। इसलिए ओजोन परत को हम रक्षा कवच भी बोलते हैं। भाई हमारी रक्षा कर रही है वो, पृथ्वी क्षेत्र में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम कर रही है। तो इस ओजोन परत को हम रक्षा कवच भी कहते हैं। और बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया कि आए तो कीटाणु जीवाणुओं का तो नाश है, लेकिन उससे इंसानों को या प्राणियों को नुकसान भी होंगे। उसके काम रोकने का काम ओजोन परत कर ही रही है, और ओजोन परत को इसीलिए हमने जीवन रक्षा कवच भी नाम दे रखा है। चलो सब 3 होगी, अब कौन सी बची? अब आ जाओ नंबर 4, विजिबल वेव, यानी दृश्य तरंगें। ठीक है, विजिबल वेव, ठीक है। इसमें सब ये तो अपनी वेल नोन है, इसलिए ज्यादा इसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके आविष्कारक कौन है साहब? तो इसके आविष्कारक हैं न्यूटन, ठीक है। तरंग देरे परास, तो वो तो हम अच्छी तरह याद ही रखनी पड़ती है हमें, तरंग देरे परास, और किसी की याद रहे नहीं रहे, इसकी तो याद रखनी पड़ती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति तो सब सूर्य से, प्रकाश स्रोत से, है ना। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से, है ना। जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा फोटोन का उत्सर्जन करता है। तो सब सूर्य से भी प्रकाश आता है, दृश्य तरंग का मतलब प्रकाश ही, प्रकाश स्रोत भी इसका उत्पादन करते हैं, बल्ब वगैरह। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से, तरंग देरे परास लिखी थी मैंने। अब उपयोग, तो उपयोग तो ठीक है, दृश्य देखने में लिख दो, और क्या उपयोग है ना। उपयोग, उपयोग में सिंपल, दृश्य देखने में, हम जो भी देख पा रहे हैं वो सब किसकी वजह से देख पा रहे हैं? स्वाभाविक विजिबल वेव की वजह से, है ना। उपयोग में मैंने यहाँ देखो डी लिख दिया मैंने, और डी में उपयोग नहीं लिखा मैंने, एकदम मुझे ध्यान आया, मैंने कहा अगले में अपन ने डी वाले कॉलम में ये उपयोग नहीं लिखा ना, ये उपयोग, इसीलिए मैं तुरंत पीछे हुआ, है ना। चलो वही क्रम बना रहे ना। ये देखो इसमें भी, यहाँ भी नहीं लिखा उपयोग, बस यहाँ लिखा, तो ये थोड़ा सा आप समझ लेना सब, है ना कहीं ये रह रही है चीज, अब ध्यान रखूंगा कह रहे ना, उपयोग, ठीक है। हाँ वो एक क्रम बन जाता है ना, तो मजा आता है थोड़ा सा उसका। ये उपयोग हो गया। चलो, तो सब दृश्य तरंगें सिंपल मतलब प्रकाश है, आविष्कार करने वाले न्यूटन है। मैंने बढ़ती तरंग दैर्घ्य में बता ही रखा है, तो आप ये लिख ही देंगे उत्पत्ति कहाँ से होती है, उपयोग दृश्य देखने के लिए, है ना। तो ये कोई अलग सा मामला नहीं रहा, ये तो ठीक है, वेल पॉपुलर चीज है। अब नंबर 5 में आ जाए आप, अवरक्त तरंगें।
अवरक्त, इंफ्रारेड है ना, इंग्लिश में लिख दूं, हिंदी में तो मैंने वहां लिख ही रखा है, तो लिख देते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव। ठीक है, इंफ्रारेड वेव में ए, इनका आविष्कारक कौन है साहब, सबसे पहले तो ये बताना ही रहता है मैं, तो इंफ्रारेड का आविष्कारक है विलियम हर्शेल, है ना, विलियम हर्शेल। बी, इसकी तरंगदैर्ध्य परास, है ना, तरंगदैर्ध्य परास 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻3 मीटर, वो मैंने बनाई दिया है ना। सी में साहब स्रोत यानी इसकी उत्पत्ति, क्लियर, इसकी उत्पत्ति अत्यधिक सरल है साहब, गर्म पदार्थों से। अब आप यहां पे बात को समझना, अब देखो हम किचन में जाएं तो किचन में भी सारे स्टेंसिल जितने भी पात्र उनको गर्मी करते हैं। हम निबी करें तो देखो सनलाइट आती है तो अर्थ भी गर्म ही होती है। गाड़ी चलाते हैं तो वाहन भी थोड़ा देर चलने के बाद गर्म हो जाता है। तो इसकी उत्पत्ति इतनी कॉमन है कि आप सोच सकते हो कि हमारे जो वायुमंडल के अंदर अवरक्त तरंगों की कैसी जबरदस्त भरमार होगी। रियली भाई देखो, पृथ्वी में सूर्य से प्रकाश आता है और ऊर्जा भी आती है, तो पृथ्वी क्षेत्र पर या पृथ्वी की सरफेस पर जितनी वस्तुएं, खुद पृथ्वी है, ये गर्म होती हैं, तो ये भी अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन करती है। हमारे, चलो वो तो एक नेचुरल हो गया, हमारे घर के किचन में हम चीजों को गर्म करते हैं वगैरह, तो वहां भी अवरक्त तरंगें उत्पन्न होती है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। चलो इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा कैसे हुआ, हम जब वाहन चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, तो गाड़ी चलाएंगे तो इंजन भी गर्म होता है, यानी गाड़ी भी गर्म होती है, तो वहां से भी अवरक्त तरंग उत्पन्न हुई। अब आप जानते हो कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आप खुद अपने शहर की सड़कों के जाम को देखते होंगे, अपने शहर के सड़कों के जाम को आप देखते हो तो आप समझ ही सकते हो कि वाहनों की संख्या अति अधिक हो रही है, क्लियर, और वो गर्म भी हो रहे हैं, तो सब किसका उत्सर्जन करते हैं, अवरक्त तरंगों का। अब बात को समझना, ये अवरक्त तरंगें ऊपर की ओर जब गमन करती, भाई पृथ्वी से पलायन कर सकती हैं क्या, तो नहीं कर पाती। कैसे कि साहब ये जो ऊपर की ओर गमन करती हैं तो बादल हैं, गैसीय कण हैं, उनसे टकराती हैं और वापस पृथ्वी क्षेत्र में लौट आती हैं। हालांकि इनका अवशोषण भी होता है, लेकिन इनका उत्पादन इतना है कि उसकी तुलना में अवशोषण कुछ भी नहीं है। हर गर्म पदार्थ से उत्पन्न हो रही हैं। ये पृथ्वी क्षेत्र से पलायन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जब ये उठ के ऊपर जाती हैं, भाई ये वायुमंडल से पलायन कर जाए तो अपना काम ही खत्म। लेकिन नहीं, ये जब ऊपर की तरफ गमन करती हैं तो बादल हैं, गैसीय पार्टिकल हैं, विभिन्न पार्टिकल हैं, उनसे टकराती है और टकराकर वापस नीचे ही लौट आती है या अवशोषित हो जाती है। लेकिन इनके उत्पादन की मात्रा अवशोषण की तुलना में न के बराबर है। तो इसका मतलब पृथ्वी क्षेत्र, तो ये तो बात, एक बात क्लियर हो जाए कि पृथ्वी क्षेत्र से पलायन नहीं कर पाती। पहले एक बात क्लियर हो जाए तो सब पृथ्वी क्षेत्र से इस प्रकार से पलायन नहीं कर पाती और उत्पादन इनका बढ़ता जाता है। तो इसके कारण पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होती है। इसी को ऐसे कह सकते हैं कि इसी के कारण पृथ्वी का ताप
ठंड के समय, रात्रि के समय भी बना रह पाता है। तो अपन एक अच्छी बात कह सकते हैं कि अवरक्त तरंगें हमारे लिए भाई पृथ्वी भूभाग में या पृथ्वी के क्षेत्र में ये ताप बनाए रखती हैं। इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। पृथ्वी को गर्म बनाए रखने के प्रभाव को या अवरक्त तरंगों के पृथ्वी क्षेत्र को गर्म बनाए रखने के प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। अब आपसे कोई पूछे यदि वायुमंडल न हो तो क्या हो, तो आप जवाब देना कि वायुमंडल नहीं होगा तो स्वाभाविक है फिर ये किससे टकरा के नीचे आएंगी या कौन इनको एब्जॉर्ब करेगा, फिर तो ये पृथ्वी क्षेत्र से पलायन कर जाएंगी। और जब ये पृथ्वी क्षेत्र से पलायन कर जाएंगी तो पृथ्वी अशरणीय स्थल बन जाएगी, इतनी ठंडी हो जाएगी। अभी तो इनकी वजह से ताप। तो एक बार और सुना देता हूं। गर्म पदार्थों से उत्पन्न होती कितने गर्म पदार्थों मैं सुना चुका हूं, तो इनकी बहुतायत है। अब इनके पलायन के संदर्भ में बात करते हैं तो ये पलायन करने के लिए ऊपर की तरफ गमन तो करती हैं, लेकिन बादल, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के पार्टिकल व अदर पार्टिकल से टकराकर या तो नीचे आ जाती हैं या अवशोषित हो जाती हैं, लेकिन वायुमंडल को ये पार नहीं कर पाती। यानी वायुमंडल इनके लिए अवरोधक का काम करता है, वो इनको निकलने नहीं देता। इस प्रकार पृथ्वी क्षेत्र में अवरक्त तरंगों की बहुतायत हो रही है, इसकी दिनों दिन मात्रा बढ़ रही है। ये पलायन तो कर नहीं पा रही, इसके कारण पृथ्वी का ताप बढ़ता है। तो आप देखोगे साल दर साल पृथ्वी के ताप में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है, वो इसी कारण। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखती हैं, यानी पृथ्वी को एकदम ठंडा नहीं होने देती क्योंकि ये उपस्थित हैं। इस प्रभाव को, जो अवरक्त तरंगों के पृथ्वी क्षेत्र को गर्म बनाए रखने के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव, हिंदी में हरित गृह प्रभाव कहते हैं, जो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। अब आपसे कोई पूछे कि अगर वायुमंडल न होता तो क्या होता, तो आप एक जवाब दीजिए। हालांकि बहुत सारी चीजें जवाब देने के लिए, पर इस सेंस में एक जवाब दीजिए। अगर आपसे यहाँ पूछता है तो कि साहब अगर वायुमंडल नहीं होगा तो अवरक्त तरंगें पलायन कर जाएंगी, और अवरक्त तरंगें पलायन कर जाएंगे तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, यानी उस पर शरण नहीं ले सकेंगे, अशरणीय स्थल बन जाएगी। तो साहब अवरक्त तरंगों का बहुत विशेष भूमिका है ताप बनाए रखने के पृथ्वी क्षेत्र में। उपयोग, तो उपयोग में अवरक्त चिकित्सा थेरेपी, अवरक्त चिकित्सा थेरेपी है ना। और मैं समझा देता हूं, सेक वेक में तो काम आती है। अब देखो ये धुंध वगैरह को पार कर जाती है, इसकी इतनी पर्याप्त भेदन क्षमता है, इसलिए अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए ये बहुत उपयुक्त तरंग है। अंधेरे में फोटोग्राफी से की जा सकती है ना, क्योंकि धुंध वगैरह को पार करने की इसकी पर्याप्त भेदन क्षमता है, पर्याप्त, सफिशिएंट। तो ये अंधेरे या धुंध वुंध को पार कर जाती है, तो अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए ये बहुत उचित है। ये लिख ही दिया एक मैंने, अवरक्त चिकित्सा थेरेपी। जो बातें सुनाई वो ध्यान रखना ही सही। रात्रि में फोटोग्राफी के लिए ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी भेदन क्षमता कम, मतलब इतनी पर्याप्त है कि धुंध को पार कर जाए, है ना। इससे अंधेरे में फोटोग्राफी कर, ठीक है साहब। अब जितना मेरे को याद आया मैं बता रहा हूं। 6, अब 6 नंबर पे आता है सूक्ष्म तरंगे, यानी माइक्रोवेव, है ना। सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। इसमें सब ए आविष्कार करने वाले कौन है, तो सबसे पहले आविष्कारक का नाम, है ना।
आविष्कारक का नाम हर्ट्ज। थोड़ा सा फिर भी आपको स्टडी कर लेना है ना। बी तरंगदैर्घ्य परास, तरंगदैर्घ्य परास है ना। तरंगदैर्घ्य परास बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, 10⁻³ तक आ चुके आप, तो 10⁻³ मीटर से 0.3 मीटर है ना। मैं आपको फिर भी रहा हूं कि कोई अगर चैलेंज करे तो उससे मैं पहले कहता हूं ये अनुमान तय है ना। सी इसकी उत्पत्ति का विशेष ध्यान रखना साहब, कई बार पूछा गया है ये। गन डायोड है ना, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन आदि। अब मैं आपको सब इसमें अंडरलाइन कर दूं क्योंकि ये बहुत बार पहले भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा है ना। गन डायोड, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन ये पूछे जा चुके हैं कि सूक्ष्म तरंग किससे उत्पन्न की जाती है, तो ये है ना। तो ये इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें ये कई बार पूछ चुके हैं इसलिए कह रहा हूं। डी उपयोग, तो साहब संचार क्षेत्र में वाहक तरंगों के रूप में, संचार का मतलब ये आप संचार कहते समझ जाए को, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, ये संचार ये जो कॉमन वर्ड है, इसमें सूचना को लेकर जाने वाला, जैसे आपको मान लो दिल्ली जाना हो तो जाना तो आपको है, सूचना तो आप हो, लेकिन वाहक कौन होगा? ट्रेन। तो ट्रेन तो कुछ नहीं कर रही, बस आपको यहां से वहां लेके जा रही है, काम तो आपसे है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनाना है आपको पूरे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कहीं भी, तो सूचना तो मेरी बात है। अब इसको लेके किससे जाएंगे? इसको लेके जाएंगे माइक्रोवेव से, है ना। तो माइक्रोवेव वाहक तरंग होगा। वाहक का मतलब आप समझ लो वाहन का काम करती है ना। खाना पकाने में तो आपके घर में आपने देखा ही होगा, आपके घरों में माइक्रोवेव ओवन होगा ना, माइक्रोवेव ओवन ये घरों में होता है ना, अक्सर आजकल तो पॉपुलर है। तो माइक्रोवेव ओवन में यही तरंगे बाटियां पका देती है, बिस्कुट बना देती है, टोस्ट जो भी है ना। आप तो इसके उत्पादन का ध्यान है। गन डायोड, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट, उल्टा भी पूछ लेते हैं गन डायोड से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है साहब, है ना, और कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अब बची ये होगी, इसमें मैंने आपको ये बता दिया था, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में समझा दिया मैंने। ग्रीन हाउस प्रभाव हिंदी में इसे हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं ना, हरित ग्रह प्रभाव है ना। इसमें मैंने समझा ही दिया था आपको कि अवरक्त तरंगों के पृथ्वी क्षेत्र को गर्म बनाए रखने के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही बता दिया, अगर वायुमंडल नहीं होगा तो अवरक्त तरंगें पलायन कर जाएंगी, और अवरक्त तरंगें पलायन कर जाएंगी तो पृथ्वी क्षेत्र आचरणीय स्थल बन जाएगा। दृश्य तरंगों में कोई विशेष था ही नहीं, इनमें जो था वो बता ही दिया। लास्ट 7 नंबर पे आ जाओ। अब कौन सी बची साहब अपने पास? अब तो रेडियो तरंगें। ये है सूचना, जिनको लेके कौन जाएगा? रेडियो वेव, है ना।
लेके जाने वाला वो है कौन? माइक्रोवेव। और सूचना ये है, इसको लेके जाता है। यानी सूक्ष्म तरंगे किसका वहन का काम करती है? इनके लिए वहन का कार्य। तो इसको आविष्कार करने वाले आविष्कारक है ना, आविष्कारक तो इसके हैं मार्कोनी, है ना, मार्कोनी इसके आविष्कारक हैं। तरंगदैर्घ्य परास, तरंगदैर्घ्य परास, तरंगदैर्घ्य परास में अपन 0.3 मीटर से कहीं 10⁴ मिलेगा और कहीं 10⁵ सी। एलसी सर्किट उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति किससे होते हैं? तो एलसी दोलन है। आप एलसी परिपथ लिख दो। और अभी आप ज्यादा नहीं समझते, इसी को हम दोलित्र भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि सिलेबस में इतना डिटेल में आया नहीं है। तो ऑक्सीलेटर से, एलसी सर्किट से, मैंने हालांकि आपको एसी में पढ़ा तो रखा है, एलसी दोलन टैंक सर्किट बना के पढ़ा रखा है, उसी से इसका उत्पादन करते हैं, है ना। उपयोग तो सब यही तरंगे जो मोबाइल इंटरनेट वगैरह में आती जाती है सूचना लेकर। सूचना ये है और वाहन वो है। वाहन तो है सूक्ष्म तरंग और सूचना है रेडियो तरंग, है ना। तो उपयोग, है ना, उपयोग में आप बस संचार क्षेत्र में कह दो, पूरा संचार क्षेत्र इसी का ही है, संचार क्षेत्र में, है ना। संचार क्षेत्र का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो मैंने आपको बताया था इसमें भी उपयोग लिख दिया था ना, उपयोग, है ना। तो ये संचार क्षेत्र में वाहन का कार्य करती है, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। सूक्ष्म तरंग वाहन का कार्य करती है। अब सवारी कौन है? तो ये रही सवारी, इसको ले जाती है रेडियो तरंगों, है ना। तो ये सब चलते तो इसी से ही हैं, रेडियो तरंगों से। पर रेडियो तरंगों को लाने ले जाने वाला चाहिए, ये डोकरा है, बुजुर्ग है ना। कम ऊर्जा की तरंग है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो इसकी ऊर्जा कम होगी, इससे समझो आप। तो इसकी ऊर्जा कम है तो इसको ले जाने का काम सूक्ष्म तरंग करती है। ये रेडियो तरंग। तो बच्चों ये विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर खत्म है। अब इसमें और कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन यानी संचार तंत्र आपके सिलेबस से हटा ही दिया गया है, और वो होता भी तो उसके लिए तो शीटें दी जाती हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अब वो है ही नहीं। वो कम्युनिकेशन का वो एक पीस था, हालांकि ऐसा कोई लंबा चौड़ा नहीं था, वो भी ऐसे 2-1 दिन का ही पीस, 4-5 लेक्चर का पीस था, लेकिन हटा दिया गया है। तो जब हटा ही दिया तो फिर उसका मतलब भी क्या है पढ़ने से, उसको बिल्कुल ही, तो वो अपन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो है नहीं, ठीक है। बाकी ये जो है, अब इसमें न्यूमेरिकल का कोई खास वो नहीं है स्टेटस। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर न्यूमेरिकल कहें तो जैसे इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल का ज़्यादा बैठता नहीं है ना, न्यूमेरिकल बैठता है तो ये इस पे बैठता है, C बराबर E0/B0, इस पे बैठेगा अगर बैठता है तो। वैसे आपसे ज़्यादा इसमें और वेव पर बैठेगा, तरंग वरंग पे तो तरंग का तो ठीक है, आप इक्वेशन पहले जानते हो। तो ये है, इसको ध्यान रख लेना, C बराबर 1/√μ0ε0। Z मैंने आपको बता ही दिया था, है ना, 120 पाई यानी 377 ओम, है ना। पर न्यूमेरिकल तो ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल के फॉर्मूले ही कहाँ है, इसमें ज़्यादा कुछ ही नहीं। तो साहब यही प्रॉब्लम इसमें है। ये मैंने इसी चैप्टर से ये 12th को एंड किया है। हालांकि ये पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर था, मैंने कहा छोटा सा है, इलेक्ट्रॉनिक से बाद इसको पढ़ा दूँ, तो मैंने इससे एंड किया है। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि हमने हमारी क्षमता से बेहतर लेक्चर या बेहतर आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है।
लेकिन यही सर्वोत्तम हो ये जरूरी नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। मैं अपनी क्षमता से सर्वश्रेष्ठ जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन मैं कहूं कि ये किया वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहना उचित नहीं है। अगर फिर भी आपको, क्योंकि गलतियां तो देखो कहीं ना कहीं होती हैं, साइंस पढ़ा रहे हो आप, इतना वाइड उसकी रेंज है, तो वाइड रेंज में हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई गलतियां हुई हो, मिस्टेक हुई हो, कंटेंट किसी में कम दे दिया हो, किसी में कंटेंट बहुत विस्तार में दे दिया हो। वैसे जहाँ मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो जहाँ रिक्वायरमेंट थी, जैसे मैंने किरण प्रकाशिकी को बहुत विस्तार दिया है, तरंग प्रकाशिकी में विस्तार का ध्यान रखा है, इसके अलावा चुंबक के समय भी विस्तार का ध्यान रखा है। तो जहां मुझे लगा क्या विस्तार देना चाहिए वहां विस्तार दिया गया है ना, क्योंकि कोर्स का भी एक शेड्यूल है, वो भी मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। मेरे केस में मैंने बड़ी अच्छी रेंज को पकड़ा है, उसमें कंपटीशन को भी कवर करने की कोशिश की है। इससे कुछ पार्ट ऐसे जहां मैंने न्यूमेरिकल भी बहुत सारे डाले हैं, लेकिन ये एक प्रयास है। इसको आप, मैं ये नहीं कहता कि मैंने, ठीक है मेरी तरफ से मैंने अच्छे से अच्छा प्रयास किया, पर मैं जो मैं मेरी कैपेसिटी से अच्छा कर रहा हूं यही सबसे अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए आप वीडियो देखें और आप जो भी आपको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, है ना, वो आप हमें उसमें कमेंट्स में बताएं कि ये चीजें होनी चाहिए थी, ये चीजें इसमें हमें चाहिए, तो आगे हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो आप मोशन लर्निंग ऐप से संपर्क में रहिए, मोशन से संपर्क में रहिए, है ना, हम आपको मोशन के थ्रू उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबा साथ रहा अपना, बहुत लंबा। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।